नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगनदीप कौर और मैं लेके आई हूँ आपके लिए 26th एपिसोड ऑफ मोर देन माई एक्सटीरियर, लव थाई सेल्फ। अभी पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं 2024 इन पेरिस और हमारे बहुत से इंडियंस एथलीट्स ने उसमें मेडल्स जीते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अवनी लेखाकर who has won 2 gold medals in shooting, Manish Narwal who has won 1 silver, and Mona who has won 1 bronze medal, and Preeti Pal, who has won bronze medal in 100-meter race. पर आपको पता है कि पैरा ओलंपिक्स की शुरुआत हुई कहाँ से थी? पैरा ओलंपिक्स शुरू हुए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इन 1948 इन इंग्लैंड। बहुत सारे वॉर वेटरन्स थे, लोग थे जो वॉर से इफेक्टेड थे, who have got spinal cord injury। तो उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए डॉक्टर लुडविग गॉटमैन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ पैरालंपिक, उन्होंने इस गेम को शुरू किया एज स्टोकमैन मिडविल गेम्स, जो जिस हॉस्पिटल में वो न्यूरोलॉजी सर्जन थे उसका नाम था। जिस दिन इंग्लैंड में ये गेम्स हुए, ओलंपिक गेम्स हुए, उसी दिन उन्होंने इन गेम्स को भी लॉन्च किया, इनवाइटिंग 16 आर्चर्स। दे वर ऑल मेन एंड women who have served in army। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 1952 में डच वॉर वेटरन्स ने इसको ज्वाइन किया, तो ये इंटरनेशनल गया। In 1960 was the first time when the term Para Olympics came into the scene, और 1998 में ये डिसाइड हुआ कि ओलंपिक्स जिस कंट्री में ओलंपिक्स होते हैं उसी कंट्री में पैरा ओलंपिक्स को भी होस्ट किया जाएगा। तो अब हर साल जब भी ओलंपिक्स होते हैं, ओलंपिक्स के कुछ दिनों बाद पैरा ओलंपिक्स उन्हीं जगहों पे होते हैं। तो ये एक हिस्ट्री है पैरा ओलंपिक्स की। स्टार्टिंग हुई थी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, बट धीरे धीरे स्कोप बढ़ता गया। नाउ यू कैन सी एम्प्यूट्स, यू कैन सी पीपल विद विजुअल people who are visually impaired, you can see people who have any kind of intellectual disability or physical disability। मेरे मोर देन माई एक्सटीरियर के सफ़र में मैंने ये देखा है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है कि अगर आप में टैलेंट है और कुछ कर गुजरने की चाहत है, अगर आप डेडिकेटेड हैं, तो स्पोर्ट्स आपको बहुत मौके देता है अपना नाम रोशन करने का, अपने देश का नाम रोशन करने का। मैं आज बात कर रही हूँ एक ऐसे ही जुझारू प्लेयर से जिनका नाम है मुन्ना खालिद। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू मैम। मुन्ना खालिद जी ने अभी रिसेंटली युगांडा पैरा गेम्स में इंडिया के लिए 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रोंज मेडल जीता है इन डिफरेंट कैटेगरीज। एंड इन ईयर 2022 ऑल्सो ही हैज़ वन गोल्ड फॉर इंडिया। तो एंड ही रिप्रेजेंट्स दिल्ली। दिल्ली से हैं तो थोड़ा सा वो और वो होता है, इंडिया से तो है पूरा देश रिप्रेजेंट करते हैं, पर दिल्ली से होते हैं तो थोड़ा और वो लगता है कि हाँ हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हाउ डिड योर जर्नी स्टार्टेड? मैं मतलब आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, 7 भाई बहन हैं, आप तीसरे नंबर पे हैं, जी। तो इतना सब था, उसके बाद कहाँ से एजुकेशन और कहाँ से आप जामिया से पीएचडी करें अपनी हिंदी में, आपने मास्टर्स किया हुआ है सोशल वर्क में, तो आप सिर्फ पैरा बैडमिंटन में नहीं, आप एजुकेशन फील्ड में भी काफ़ी काम कर रहे हैं एंड इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म। तो शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ से आपको लगा कि नहीं, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है और मुझे कुछ करना चाहिए उसके लिए, या पहली शुरुआत खुद से हुई? एक्चुअली मैं बचपन से ही बहुत मेहनती था और क्योंकि 7 भाई-बहन हम लोग थे और मेरे जो पापा हैं वो एक ड्राइवर थे और एक ड्राइवर के लिए 7 भाई-बहन का पालन-पोषण करना, पूरी फैमिली का पालन-पोषण करना इतना आसान नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि एक दिव्यांग होने के नाते ना जो फैमिली हो या खानदान होता है अपना या जो आसपास के पड़ोसी होते हैं, सोसाइटी होती है, वो उस नज़रिए से जो दिव्यांग लोगों को नहीं देखते हैं कि लाइक ये कुछ कर सकते ये हैं कंट्रीब्यूट कर या सकते हैं। उनको एक
बोझ की तरह समझा जाता समझा है, जाता ये नहीं समझा जाता कि ये एक परिवार का सहारा भी बन सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो म बचपन से मैं यही सोचता था कि लाइक मुझे थोड़ा फैमिली की जो सिचुएशन है या जो भी कंडीशन है उसको उसका सुधार इम्प्रूव करना है। करना है। हुँ, हुँ। तो मैं क्या करता था जैसे स्कूल जाता था तो स्कूल से आने के बाद फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैं लाइक एज़ अ वेंडर काम करता था लाइक न्यूज़पेपर वेंडर मैंने या पढ़ी आपकी स्टोरी कि आप अपने हॉस्टल में जस्ट टू अर्न, सो यू हैव डन मेनी ऑड जॉब्स टू या सपोर्ट योर फैमिली, लेकिन आप खुद बताइए उनके बारे जी, में। लाइक मैंने जो एक ठेली पे फल सब्जियाँ ये भी बेचा है, जो कॉर्न होते हैं भुट्टा, हुँ, भुट्टा हुँ। भून करके बेचा है। लाइक मैं जब घर जाता था तो पूरा एकदम ब्लैक हो जाता था। और जो आम की पेटियाँ बनती हैं तो वो भी मैंने उनको तैयार किया हाँ, है। कारपेंटरी का जो जी, काम होता था उनको ठोकने का जी, जी, और जी, हुँ, बिल्कुल। और फिर मैंने ₹250 पर मंथ एक एसटीडी पे भी काम किया है। हुँ, हुँ, जहाँ पर मैंने 2 साल लगभग काम किया था। और उसके बाद मैंने हॉस्पिटल में एज़ अ कंपाउंडर भी मैं रहा हूँ स्कूल के बाद लाइक 6 क्लास से 12th क्लास तक। 12th क्लास के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो मैं कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता हूँ। हालाँकि जामिया का नहीं सोचा था कि कभी जामिया जा पाएँगे। तो जामिया में कभी ऐसा सुनते थे कि लाइक वहाँ पर शाहरुख खान ने पढ़ाई की है, हुँ, हुँ, वीरेंद्र सहवाग ने पढ़ाई की है, लाइक और हुँ। भी बहुत सारे। काफ़ी काफ़ी लोग जी, दिग्गज लोग पास आउट हैं वहाँ जी, से। जी। हुँ, तो हम एक इमेजिन करते थे लाइक जैसे कि मूवीज़ में हम देखते हैं कि ऐसा कॉलेज होगा, वैसा होगा। हुँ, हुँ, तो मैं पहली बार दिल्ली आया था उसका फॉर्म लेने और मैंने फॉर्म फिल किया, फिर उसको सबमिट किया। पता नहीं था कि एडमिशन होगा कि होगा। नहीं होगा। हुँ, हुँ, हुँ। फाइनली जब एडमिशन हुआ तो बहुत खुशी हुई, घर पे बताया। और घर पे बताने के बाद फिर ये कंडीशन आई कि वहाँ पर अपना तो कोई रिलेटिव्स है नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ पर रहने का खर्चा और जो कॉलेज का खर्चा है वो कैसे बियर किया जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो एकदम मतलब मुझे लगा कि मेरा एडमिशन हो गया और मैं नहीं जा पाऊँगा। हुँ, तो मैं थोड़ा 1-2 दिन मायूस सा रहा। और तो मम्मी ने कहीं से उधार लेकर के मुझे बोला कि ठीक है, तुम जाओ। हुँ, और मेरे मामा रहते थे नोएडा में, हुँ, तो जब तक मुझे हॉस्टल नहीं मिला, मैं नोएडा से अप डाउन किया। हुँ, हुँ, और फिर मैंने ये सोचा कि घर से मुझे बोझ नहीं बनना है घर पे, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। और टू ट्यूशन सपोर्ट योर एजुकेशन। यस, उससे पॉकेट मनी भी मेरा निकलता था, हुँ, लाइक जो हॉस्टल की फ़ीस थी मंथली, वो भी मैं उसी से पे करता था। तो धीरे-धीरे मतलब मेरी एजुकेशन बढ़ने लगी। और स्पोर्ट्स में मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं लाइक स्पोर्ट्स ही खेलूँगा। तो स्पोर्ट्स का मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था हॉस्टल में कि कुछ बच्चे खेल रहे थे हॉस्टल के बाहर और उन्होंने मुझे मतलब मैं गया कि मैं भी बैडमिंटन खेल के देखता हूँ। हुँ, उससे पहले मैंने कभी नहीं खेला था। तो अ, उन्होंने मुझे कहा कि अभी आप रुकिए कुछ देर, हम आपको जो है खिलाएँगे। तो काफ़ी टाइम मैंने वेट किया, आधा पौन घंटा। उसके बाद वो अपना बैडमिंटन रैकेट और नेट खोल कर के जाने लगे। ओके। तब मैंने उनसे पूछा कि आपने तो मुझे खिलाया नहीं, आपने मुझे वेट कराया। तो वो कहते हैं कि अभी हमारा टाइम हो गया है, अब हुँ, आप कल आ जाइएगा। हुँ, तो वो बात मुझे इतनी बुरी लगी कि लाइक इन्होंने मुझे वेट कराया और खिलाया भी नहीं। तो उस टाइम पे उतनी समझ नहीं थी, बस ये ठान लिया कि अब कल से बैडमिंटन खेलना है। और ऐसा बैडमिंटन खेलना है कि ये ही लोग मुझे रूम से आएँगे बुलाने कि हमारे साथ क्या बैडमिंटन खेलें। बात है! तो वही है ना कि लोग हमारे बारे में कुछ ना कुछ ओपिनियन बनाते रहते हैं और बनाने दीजिए उनको ओपिनियन, बट यू जी, चैलेंज दैट कि ठीक है, इन्होंने मुझे दिव्यांग समझ के मुझे नहीं नहीं खिलाया खिला या आपको वो चीज़ नहीं समझ में आई, लेकिन आपने उस चीज़ को एज़ अ चैलेंज लिया कि मैं ऐसा बैडमिंटन अब खेलूँगा कि ये खुद आएँगे कि आप हमारी टीम में आइए, आप हमारे साथ जी, जी, खेलिए। जी। तो अ, इसीलिए कहते हैं अपने बुलीज़ को कभी-कभी थैंक यू कह देना चाहिए, जी, जी। क्योंकि बहुत सी कहानियाँ जो मैंने इस पॉडकास्ट में सुनी है या वैसे भी लाइफ में, बहुत से लोगों की प्रेरणा वहीं से शुरू हुई है कि कुछ तो किसी ने ऐसा कहा है कि जर्नी तो उसको गलत साबित करने के लिए शुरू होती है, लेकिन उस जर्नी में हम खुद को ढूँढ लेते हैं। बिल्कुल। और ऐसा हुआ। हुँ, लगभग 6 महीने के अंदर वो लोग जब मेरा गेम देखते थे, तो वो मुझे बुलाने आते थे और मैं उनको फिर मना कर देता था कि कि मेरे अब मैं पास बिज़ी। टाइम नहीं है। ऐसा हुआ। हुँ, हुँ, हुँ। तो और पैरा
पैरालंपिक या पैरा बैडमिंटन के बारे में मुझे नहीं मालूम था कि दिव्यांगजनों के भी गेम्स होते हैं या पैरा स्पोर्ट्स होते हैं। तो एक हमारे सीनियर थे, वो बैडमिंटन ही खेलते थे यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके बैडमिंटन के गेम्स होते हैं पैरा के भी, हम्म, तो आप सर्च करिए और कुछ लोगों से बात करिए जो खेलते हैं। तो मैंने ऐसे ही सर्च करना शुरू किया, तो उस वक़्त जो इंडिया के कोच हुआ करते थे वो रमेश टीकाराम सर थे। हम्म, तो रमेश टीकाराम सर से मेरी फ़ेसबुक पे बात हुई। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, अ, 15th नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप थी चेन्नई में 2015 में। तो मैं वहाँ मैं गया। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि बेटा आपकी कैटेगरी तो व्हीलचेयर पर आती है, हम्म, आप स्टैंडिंग कैसे खेलेंगे? हम्म, मैंने कहा सर मैं खेलूँगा। तो उन्होंने मुझे स्टैंडिंग में खेलने दिया। वहाँ पर मैं क्वार्टर फाइनल हार गया। ओके, लेकिन क्वार्टर फाइनल हारने के साथ-साथ मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। मुझे ये पता चला कि अभी मुझे कितनी मेहनत करनी है और मुझे किस-किस चीज़ पे, किस-किस कोर पे काम करना है। तो मैं जब वहाँ से आया, फिर 6 महीने मैंने बहुत लगातार प्रैक्टिस की और 2016 के नेशनल में मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए वेरी गुड, और सर ने मुझे एप्रिशिएट किया और फिर भी मुझसे कहा कि तुम व्हीलचेयर पे आ क्या जाओ। जॉब, तुमने ये मेडल तो ले लिए लेकिन तुम व्हीलचेयर पे आ जाओ। तो and okay, how does it impact the games if you are like, let's say, आपका आपकी disabilities, your like you have polio in a लोकोमोटिव में locomotor skill आपका है, तो पहले मैं राकेश टिकाराम सर की बात करूँगी, द थर्ड बैडमिंटन प्लेयर कमिंग ऑन, द पैरा बैडमिंटन प्लेयर या कमिंग, रमेश टीकाराम सर। एंड आई थिंक चाहे वो गोपी सर थे, चाहे वो क्या कहते हैं चरणप्रीत थी, या जितने भी पैरा बैडमिंटन से मैं प्लेयर्स से मैं मिली हूँ अभी तक, राकेश टीकाराम सर का बहुत बड़ा रोल रहा है उन्हें यहाँ तक लेके आने में। आई थिंक आई बीन अनफॉर्चुनेट, आई हैव नॉट बीन एबल टू मीट हिम, नाउ ही इज नो मोर, नो बट मोर। उन्होंने जो एक लहर मैं कहती हूँ जो उन्होंने पैरा बैडमिंटन की शुरू करी है, और जितना आज की अगर मैं गेम्स में देखूँ, जितना पैरा बैडमिंटन आगे है पैरा गेम्स में, उतने और स्पोर्ट्स में अभी इंडिया में उतनी जागरूकता नहीं है जितनी पैरा पैराबैड बैडमिंटन को लेके, तो उसमें राकेश सर का बहुत बड़ा रमेश हाथ है, और टीकाराम सर का बहुत रमेश बड़ा टीकाराम हाथ है उसमें। क्योंकि वो बैडमिंटन में आई थिंक सबसे पहले अर्जुन अवार्डी हैं पैरा बैडमिंटन में, हम्म, रमेश टीकाराम सर। उसके बाद पारुल परमार हुई है। तो अ, जब नेशनल के बाद फिर जो हमारा बैडमिंटन था जो कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अंडर में था, वो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कराना शुरू किया हम्म, 2017 से। देन तो फिर जो हमारे इंडिया के कोच हैं गौरव खन्ना सर, हम्म, तो वो हमारे कोच बने हम्म, और जितने प्लेयर्स थे फिर उन्होंने ट्रेनिंग कराना शुरू किया और बहुत अच्छे लेवल पे वो बैडमिंटन को ले गए। हम्म। तो 2017 में भी मैंने स्टैंडिंग में खेला। मुझे गौरव सर ने भी बोला कि तुम व्हीलचेयर पे खेलो। हाँ, मेरा सवाल यही था कि क्या डिफरेंस होता है, लाइक यू कैन स्टैंड एंड वॉक, हुँ, देन व्हाई डिड दे टोल्ड यू कि आपको व्हीलचेयर पे खेलना चाहिए? ओके, क्या फ़र्क आता है गेम में? बिकॉज़ लोगों को नहीं समझ है, ठीक स्पेशली है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि लोग कहेंगे यार ये चल तो लेते हैं, ये व्हीलचेयर पे जी, क्यों है? जी, जी, तो जी। ये एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है और लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, दैट यू ओके, कैन वॉक देन, बट व्हाई डू यू प्ले ऑन अ व्हीलचेयर, व्हीलचेयर? ठीक है। एक्चुअली बैडमिंटन में पैरा बैडमिंटन में 6 कैटेगरीज़ होती हैं। ओके। 2 होती हैं व्हीलचेयर पर और व्हीलचेयर पर जो व्हीलचेयर 1 में आते हैं, वो आते हैं लाइक स्पाइनल कॉर्ड आते हैं या जिनकी दोनों टाँगें 100% काम नहीं कर काम रहे नहीं हैं। करती हैं, अफ़ेक्टेड होती हैं, हुँ। वो व्हीलचेयर 1 में आते हैं। और जिनकी एक टाँग जो कि लाइक अपर लिम्ब से हुँ, हुँ, हुँ। अफेक्टेड होती है और मतलब डिसेबिलिटी दिख भी जाती है हुँ, हुँ, हुँ। या उनके कुछ बेशक वो चलते हैं हुँ, तो वो व्हीलचेयर 2 में आते हैं। ओके। उनसे अपर जो कैटेगरी होती है वो SL3 होती है हुँ, और हुँ। जो लोअर लिम्ब से जिनकी प्रॉब्लम होती है हुँ, हुँ। वो SL4 में आते हैं। ओके, एक इसमें हमारे पैरा बैडमिंटन में SU5 कैटेगरी होती है जो इनके हैंड में प्रॉब्लम होती है ओके। और एक होती है SS6 हुँ, शॉर्ट हाइट कैटेगरी ओके। जो छोटे डाफ्स या जो ड्वार्फ वाले, हाँ, तो एक कैटेगरी वो होती है। ओके। तो इसीलिए क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, हुँ, बेशक मैं खेल रहा था स्टैंडिंग
चल रहा था, हम्म। लेकिन मेरी डिसेबिलिटी को देखते हुए वो लोग वो सर मुझसे बिकॉज कहते इट थे, वुड इफेक्ट यू लेटर ऑन, आपकी या हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता, यस, दैट्स द रीजन दे सेड या कि ओके। हेल्थ के ऊपर भी हम्म। पड़ता, और मेरी स्टैंडिंग में लाइफ नहीं थी बैडमिंटन में, ओके। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल तक पहुंच पाता, क्योंकि मेरा मूवमेंट नहीं था जितना एक SL3 प्लेयर का होता है, क्योंकि SL3 में मैं खेलता था, तो उतना मेरा मूवमेंट नहीं था आगे पीछे, स्टैंडिंग में या जो आपका व्हील चेयर में व्हीलचेयर, मूवमेंट। हाँ जी ओके जी, ओके क्योंकि ओके। SL3 में तो हमको आगे पीछे दौड़ना पड़ता है, और मेरी डिसेबिलिटी होने के ज़्यादा मैं ज़्यादा दौड़ नहीं पाता था। हाँ, मेरे स्ट्रोक अच्छे थे तो मैं शटल को पकड़ लेता था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें तो नहीं सर्वाइव था, कंपटीशन में सर्वाइव करना या मुश्किल था, तो दैट्स द रीजन। रीज़न। तो ये बहुत अच्छी चीज़ जो हमें पता लगी, बहुत सारी चीज़ें मैं वही कह रही हूँ कि बात करके पता लगती हैं वो जो टेक्निकल होती हैं, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे सवाल कर लेते हैं या ट्रोल कर लेते हैं, लेकिन रिसर्च करके उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अच्छा हुआ आपने इस सवाल का भी जवाब दिया। क्या कहते हैं, जब मैं आपकी रिसर्च कर रही थी आपके प्रोफाइल की, तो ये भी देखा दैट यू आल्सो इन्वॉल्वड इन सम सोशल वर्क। आप लोगों और आप पोएम्स भी लिखते हैं, आप शायर भी हैं। तो आप एक पोएटिक शटलर हैं। तो और आपकी पोएम्स जो हैं वो यूजुअली समाज पे जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। तो ये कब शुरू हुआ लिखने का शौक, या कैसे? एक्चुअली लिखने का शौक मुझे ग्रेजुएशन से ही लगा, क्योंकि मैं कुछ पोइट्री की किताबें पढ़ता था, या जैसे मैं, क्योंकि मैंने NSS भी किया है, तो मैं NSS की टीम में था जामिया में, हम्म और मैंने बहुत सारे कैंप भी किए। हम्म तो मैं देखता था, लाइक जैसे हम रूरल एरिया वगैरह में जाते थे, हम्म तो वहाँ पर मुझे दिखता था कि ये ज़रूरतमंद लोग हैं, हम्म तो क्यों ना अब हम उस टाइम पे मैं उतना कैपेबल नहीं था कि लाइक अगर मैं आवाज़ उठाऊँगा तो मेरी आवाज़ को सभी सुनेंगे। हम्म। तो मुझे लगता था कि एक आप पेन से ही एक ये चीज़ कर सकते हैं जो कलम कि की ताकत कलम जो की हम कहते ताकत। हैं। जी, तो उस वक़्त मैंने सोचा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, तो मैं लिखता रहता था, और कुछ मैगज़ीन्स में भी मेरी पोएट्री छपी है, ओके। काफ़ी तो मैगज़ीन्स में। कुछ मैं मतलब सुनना चाहूंगी कुछ हमारे, लाइक व्हाट इज द काइंड ऑफ पोएट्री दैट यू राइट? ये मेरी एक लेटेस्ट पोएम है, स्त्री का होना। ओके। स्त्री का होना, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखी क्योंकि आजकल क्या है ना कि स्त्री को बहुत लाचार और बहुत कमतर समझा जाता है। हम्म जबकि अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स में भी, हम्म। एजुकेशन में भी स्त्रियां बहुत आगे हैं। अभी भी पैरालंपिक्स में भी हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज्यादा मेडल्स। महिलाएं लेके आई हैं। हाँ, हम्म। तो इवन इन ओलंपिक्स देयर वर सो मेनी स्टोरीज। लेकिन ओलंपिक्स में भी हम यही देखते हैं कि व्हेन अ वुमन एथलीट इज टॉक्ड अबाउट, तो बात होती शी इज मैरिड, अनमैरिड, शी इज प्रेग्नेंट, और यस यस, लाइक या वो गोरी है, मतलब हम स्पोर्ट्स खेलने आए हैं, तो स्पोर्ट्स पे जज करो ना, स्पोर्ट्स के बारे एग्जैक्टली, में। तो कई कमेंटेटर्स भी, इवन लाइक इन ओलंपिक्स आई हैव सीन सो मेनी, लाइक न्यूज़ में भी ये चीज़ आई कि बिल्कुल। there's still this discrimination, like you do not objectify women। और स्पेशली उसके बाद जो आजकल के हालात हैं, जो रीसेंट चीज़ें हुई हैं, तो जी बिल्कुल मैं उसमें सुनना चाहूँगी कि स्त्री का होना आप किस प्रकार से सोचते हैं? जी, स्त्री का होना मजबूरी नहीं, ताकत है। समाज ने स्त्री को सभ्यता के आरंभ से ही अबला कहा है। अबला बोलते बहुत, जैसे बेचार लाचार। बेचार लाचार टाइप। आज स्त्री ने मानसिक सूझबूझ और दुनियादारी की व्यवहारिक समझ से पुरुष समाज की इस सोच को बदला है। पुरुष समाज स्त्री की इस स्वच्छंदता का आज भी आदी नहीं हो सका है, क्योंकि उसकी नज़र में स्त्री या तो कामकाजी है या घरेलू। दुनिया की आधी आबादी को सभ्यता के इस दौर में भी ऐसा ही देखा, सुना और परिभाषित किया जाता है। स्त्री माँ, बहन, पत्नी, प्रेयसी और बेटी भी है। वह भी समाज के अनेक संबंधों और रिश्तों में बंधी होती है, उसको निभाती भी है। यही स्त्री का संबल है। अब स्त्री अबला नहीं सबला है।
मानसिक रूप से दुर्बल नहीं, प्रबुद्ध है, किसी दायरे में सिकुड़ी ही नहीं, अपितु विस्तृत और व्यापक है, उसमें सक्षमता है, वह दृढ़ता है, सशक्त और परिणाम उन्मुख है, उसे चाहिए समाज से प्रोत्साहन और सहयोग। बहुत खूब लिखा है आपने, और ये आपने बहुत सही बोला है। स्त्री को सम्मान और प्रोत्साहन की ही ज़रूरत है। बिल्कुल। हम ये सोचते हैं कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं तो स्त्री है। आप आई मीन आई हैव सीन सो मेनी वुमेन, आई एम अ वुमन माई सेल्फ। तो अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी भी स्त्री को रिस्पेक्ट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं हम आपके साथ हैं, साथ हैं, उनको उससे ज़्यादा कुछ कुछ नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। आप कहते हैं ना कि स्त्री को समझना बहुत कठिन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। थोड़ा-सा अपनी ईगो से पीछे हट के उन्हें इक्वल समझ के उनके साथ खड़े होके देखिए, बिल्कुल। बहुत बिल्कुल कठिन नहीं है। तो मतलब ये पैरा बैडमिंटन से थोड़ा-सा अलग है, लेकिन ये भी ज़रूरी है क्योंकि ये भी समाज का ही हिस्सा हिस्सा है। है। स्पेशली जो आजकल चल रहा है, जो माहौल है, उसमें ये बातें और ऐसे व्यक्ति मिलना ये ज़रूरी है। हम सिर्फ बातें करें ना, उनको इम्प्लीमेंट भी करें। उनको अपने घरों में उनको सिखाना शुरू करें। हम सिर्फ स्त्रियों को सिखा रहे हैं, लेकिन अब हमें ऐसे पुरुष भी चाहिए जो उतना ही इक्वली सपोर्ट करें। क्योंकि हमारे समाज में ऐसा भी होता है ना कि ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, और ज़्यादातर अगर पढ़ाते हैं तो मैक्सिमम 5वीं 8वीं, या मैक्सिमम अगर कोई पढ़ाएगा तो 12वीं। उसके बाद तो जो थोड़ा-सा अपर मिडिल वाले होंगे तो वो लोग भेजेंगे कॉलेजेस वगैरह में। हुँ। वरना मैक्सिमम जो एक लड़की की पढ़ाई होती है वो 12वीं लास्ट हो जाती है। मैं आपसे सहमत हूँ। मेरे घर में जो हमारे मेड हैं, उनकी पोती है अभी, वो रोज़ मुझसे वो कहती, उन्होंने अभी उसका स्कूल छुड़वाया है कि अब इसकी शादी करनी है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा उसको पढ़ने दो। अभी वो मतलब आई थिंक शी इज़ हार्डली 14-15। 15 ओह माय तो गॉड! मैं कहा आप ये सोच रहे हो कि भई शादी हो जाएगी तो सारी चीज़ वो हो जाएगी। आप अपनी वो कर मैं कहा आपको अगर अपनी जनरेशन आगे सुधारनी है, अगर आपको इस जी। गरीबी से निकलना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे आगे पढ़ें। स्पेशली बिल्कुल। आपके घर की लड़कियाँ आगे पढ़ें, और वो बहुत टैलेंटेड लड़की है। मेरा भी ब्रदर्स कम फ्रॉम कनाडा, उसका जो छोटा बेटा वो इंग्लिश में ही बात करता है। तो उस दिन वो उनकी पोती उसके साथ खेल रही थी और उसने इंग्लिश में ही जो बात करी, बात की। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उसे देख के कि पर हम उस हुनर को ना कि हम गरीबी का वो कर देते हैं कि हम गरीब हैं, हम आगे नहीं पढ़ा सकते। या अभी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सरकार हेल्प भी करती है, लेकिन हम अपनी सोच नहीं बदलना बिल्कुल। चाहते। हमें लगता है कि नहीं, बस इतना पढ़ा दिया तो उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा? नहीं वो लोग 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई जो है, वो आगे वो उसको जीवन में कैसे यूटिलाइज़ करेगी जब तक वो कॉलेज नहीं जाएगी, वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी होगी, सक्षम नहीं होगी। लोगों ने ना पढ़ाई को एक माइंडसेट भी बना लिया है कि पढ़ाई में आजकल बहुत पैसा लगता है। हुँ, हुँ। तो मैं सभी को बता दूं कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल है, काफ़ी महंगा है, तो उसमें भी जो गरीब हैं, ईडब्ल्यूएस के हुँ, बच्चे 25% उनका कोटा वो होता होता है, है। तो वो उसमें भी एडमिशन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। उसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि पढ़ाई में बिल्कुल भी खर्चा नहीं आता है। आप अगर किसी अपने सीनियर से कोई पास आउट हुआ, उससे कोर्स ले लीजिए, वही कोर्स चलता है स्कूल में। वही कोर्स चलता है। आजकल टू बी ऑनेस्ट बिज़नेसेस, प्राइवेट स्कूल स्पेशली, बिल्कुल। दे बिकम मोर ऑफ बिज़नेसेस। हमारे टाइम पे क्या होता था कि अगर मेरे सीनियर हैं, मैंने उनसे बुक ले ली, तो हम नोट्स बना सकते थे। हम्म। अब प्रॉब्लम क्या होती है, एवरी ईयर इन प्राइवेट स्कूल्स दे विल चेंज द पब्लिकेशन। बिल्कुल सही कहा। तो अब वो बुक ही सेम नहीं है। चाहे बीच के चैप्टर्स कहीं न कहीं सेम होंगे, लेकिन सारे सेम नहीं सारा होंगे। सब नहीं तो होगा। आप वो बुक नहीं यूज़ कर सकते हो। तो कहीं न कहीं कमाई के सोर्स बढ़ाने के लिए ना हम लोग शायद आगे जाने की बजाय पीछे आ रहे हैं, एजुकेशन को आगे ले जाने की बजाय। और यही चीज़ें शायद देख के जो एक निम्न वर्गीय लोग होंगे उनको लगता है कि नहीं, बहुत खर्चा होता है। पर बहुत सारी स्कीम्स हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स नाउअडेज़, हम्म। जिनमें मुझे लगता है कि लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए। एजुकेशन ही आपकी नेक्स्ट जनरेशन चेंज कर सकती है। अदरवाइज़
वही मैं उससे उनकी पोती पढ़ना भी चाहती है, और वो जब भी बैठती है मैं कहा तू, इफ शी इज नॉट लेटिंग यू स्टडी, यू सिट विद मी, तू मेरे से, मैं कहा यू टॉक टू मी इन इंग्लिश, तू मेरे से बात कर। मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब मैंने उसको सुना, मैं कहा, तू मेरे से बात कर रहा, तेरे कम से कम एटलीस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स वुड कम्युनिकेशन बी गुड। तो ये चीज़ आती है, और हम समाज में रह के भी, और मैं उनको रोज बोल सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को उठा के स्कूल नहीं नहीं आप वो कर सकते। आप बोल सकते हो, बता सकते हो, रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन फॉलो उस इंसान को खुद करना करना है। पड़ेगा। जैसे आपको आपके सीनियर ने बताया कि पैरा बैडमिंटन होता है, तो अब ये आपके ऊपर था, आप उस अपॉर्चुनिटी को लेते या जी, नहीं लेते। तो रास्ता भगवान हमेशा दिखाता है, उस पे चलना चलना हमारा हमारा था। काम है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ रीसेंट युगांडा गेम्स, जो अभी आपने पैरा गेम्स के लिए हैं? आई बीन फॉलोइंग यू ऑन इंस्टाग्राम, और हम रोज देखते थे अच्छा सर के गोल्ड मेडल आए हैं, सर का इस कैटेगरी में सिल्वर आया है, और इसमें ब्रोंज आया, तो इट वाज वेरी प्राउड मोमेंट आपको देखना। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? अ, मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि डबल्स में मेरा पार्टनर नहीं गया था। हम्म। तो डबल्स का मेरा उतना नहीं था, लेकिन मेरा फोकस जो था वो सिंगल्स पर था। हम्म। तो सिंगल्स में मैंने जब ग्रुप देखा, तो ग्रुप में जो ब्राज़ील का प्लेयर था, हम्म। उसको सीड 1 दिया गया था। तो मेरा उससे पहले मैं कभी उसके साथ कम्पीट नहीं किया था। हम्म। तो एक मन में था कि वो तो अच्छा खेलता है और काफ़ी उसकी रैंकिंग भी अच्छी है, हम्म। सीड 1 मिला है। तो हमारे ग्रुप में हम 3 लोग थे, तो एक मैंने मैच जीत लिया। तो मुझे लगा कि ग्रुप तो मैं क्वालीफाई ही कर जाऊँगा, हम्म। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ग्रुप टॉप करना है, तब आगे बढ़ना है। हम्म। तो जब मेरा उस प्लेयर के साथ मैच चल रहा था, तो पहला सेट मैंने बहुत ईज़ी उनको हरा दिया, हम्म। और 21-9, ओके, व्हाट्स द 21-9, स्कोर? या। ओके। तो दूसरा सेट बहुत क्लोज़ चला हमारा, और मैं दूसरा सेट हारा। तो लेकिन ही वाज कमिंग बैक। या 21-16 से। हम्म। देन उसके बाद जब थर्ड सेट चला, तो मैंने मन में सोचा कि नहीं, ये थर्ड सेट तो नहीं छोड़ना है, हम्म। क्योंकि ये था जब मैं 21-9 से हरा सकता हूँ, तो मैक्सिमम 15 तक मैं इनको खींच सकता हूँ। हम्म। तो मुझे वही करना है कि जो मैंने फर्स्ट सेट में स्ट्रेटेजी बनाई थी, उस स्ट्रैटेजी को कि मुझे रीअप्लाई करना कि है। मुझे कोई भी अपनी तरफ से एरर नहीं करना है, हुँ। वो चाहे जितने करें। तो मुझे सेफ खेलना है अपनी तरफ से, और जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी हिट करने की या ड्रॉप करने की, वो नहीं छोड़ना है। हुँ। तो वही मैंने बनाया, और 21-14 से तीसरा सेट मैंने उनको हरा दिया। ओके। और वो हराने के बाद मतलब ऐसा लग रहा था लाइक मैंने उसी वक्त गोल्ड मेडल जीत लिया हो। हुँ। और वो हराने के बाद जब मैं अगले राउंड में गया, तो सबको हराता हुआ फाइनल में फिर से वही प्लेयर मुझे, ओके, वही सेम प्लेयर सेम प्लेयर फाइनल में भिड़ा, हुँ। ब्राजील वाला। हुँ। हुँ। तो अब वो भी तैयार हो गए थे, क्योंकि उनके ऑब्वियसली ही साथ भी। नोज़ योर ट्रिक्स नाउ, यस, वो क्योंकि एक बार आप खेल चुके हो, तो ये मानसिकता होती है, बिकॉज़ एवरी प्लेयर स्टडीज़ अदर प्लेयर्स गेम, सो बिल्कुल। उसकी बॉडी लैंग्वेज, व्हेन ही इज़ लाइक पुटिंग द शॉट एंड एवरीथिंग। तो और मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम थी कि जो मेरा ग्रुप का मैच उनके साथ हुआ था, उसके दूसरे दिन मेरी व्हीलचेयर का व्हील टूट गया। ओह! और एक युगांडा का ही प्लेयर था, उसको मैंने दिया कि आप इसको किसी तरह बनवा दो, कल फाइनल है। हुँ। तो वो गया, उसने बनवा करके मैच से पहले वो लेकर आया, हुँ। तो वो मैंने जॉइंट किया, हालांकि वो ठीक नहीं लग रहा था, हुँ। हुँ। लेकिन फिर भी मैंने उसको ठोका, लेकिन मैंने उसको नहीं पता चलने दिया कि कि भी मेरी मेरी व्हीलचेयर व्हीलचेयर में में प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। है। तो पहला सेट जब चला, तो पहला सेट में हारा, हुँ। और दूसरा सेट भी लगभग मैं हार ही गया था, लाइक वो 17-13 से लीड कर रहा था। ओके। तो धीरे-धीरे फिर मैंने सोचा कि एक-एक पॉइंट से मैं चलता हूँ, 1 पॉइंट लेता हूँ, 1 पॉइंट लेता हूँ। तो 18 ऑल हुआ, हुँ। फिर 19 हुआ। जब 20 हुआ, तो मुझे सुकून हुआ कि 1 पॉइंट तो मैं ले लूँगा। हुँ। वो मैंने पॉइंट लिया है, 21-18 से सेकंड सेट मैंने हराया। उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट था कि थर्ड सेट तो अब मैं डेफिनिटली करना जीतूँगा। है। वो मानसिकता उस टाइम की बहुत जी, मायने रखती है गेम जीतने में और हारने में। तो 17 ऑल तक हम इक्वल चले, बराबर-बराबर हुँ। चले, 1-1 पॉइंट लेकर के। हुँ। तो फिर 18 ऑल हुआ, 19 ऑल हुआ, फिर 20 पॉइंट मैंने लिया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं शटल चेंज करूँ, हुँ। क्योंकि ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि ओके। शटल खेलते-खेलते स्लो हो गई, हुँ। हुँ। तो वो हिट कर रहा था तेज़। हुँ। तो हुँ। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शटल चेंज करूँ, हुँ। और मैं इसको उठा कर के दूँगा तो ये बाहर मार देगा।
हुआ वही, मैंने शटल चेंज की, मैंने उनको सर्व की, उन्होंने सर्व का रिप्लाई दिया, देन मैंने उसको पीछे दी, उन्होंने जो जोर से मारा प्लेयर ने, वो बाहर जाके गिरी, देन वो मैंने गोल्ड मेडल जीता। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट हम लोग सोचते हैं ना कि ये क्योंकि गेम्स सेकंड्स का मामला होता है, और उस टाइम पे योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर स्ट्रैटेजी, उस टाइम पे अपने आप को काम रखना, आपके दिमाग में 100 चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, बट एक कोई अच्छा प्लेयर वही है कि जो उस चीज़ को समझ ले कि समझ यहाँ ली। पे मैं इस प्लेयर की इस कमजोरी का वो कर सकता हूँ, एंड दैट्स व्हाट यू डिड एंड गॉट अस गोल्ड। सो ये सुनने में इतना मज़ा आ रहा है, आई विश आई वाज देयर टू वॉच इट लाइव। तो ये हम लोग जो देखते हैं ना कि मूवीज़ में दिखाते हैं, जैसे हमने दंगल में देखा कि लास्ट पॉइंट पे वो हो रहा है या कुछ, ये एक्चुअल में जो लोग वो मोमेंट जीते हैं, आप लोगों को कैसा फील होता है उस वक़्त? मतलब क्या वो चल रहा होता है लाइक तुरंत? हम लोगों को वही फील होता है जैसे कि हमें मतलब एक तो सबसे पहले बिलीव नहीं होता है कि लाइक मैंने ये कर दिया है, हुँ, तो फिर लगता है कि नहीं, तालियां बज रही हैं, तो कर तो ही दिया कुछ किया है होगा। लगभग। तो मतलब इतना अच्छा फील होता है ना कि हुँ, मैंने अपनी कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है उसको सबसे ऊपर किया है, वेरी गुड, और हमारी वजह से नेशनल एंथम प्ले बजेगा, हो रहा है। तो वो जो मोमेंट होता है ना, वो एक मतलब इतना उसको गर्व महसूस हुँ, होता है हुँ, कि हम मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितना गर्व हम लोगों को महसूस होता है हुँ। कि हमारी वजह से एक दूसरी कंट्री में आकर के और हमारा नेशनल एंथम एंथम बज प्ले रहा हो है। रहा है। तो बहुत गर्व की बात है, और थैंक यू, आप इंडिया को इतना गर्वान्वित कर रहे हैं। एंड आई होप कि जितना अब आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू पैरा ओलंपिक्स को भी प्यार मिलना शुरू हुआ है, लोग क्रिकेट के अलावा भी और गेम्स अब देख रहे हैं, ओलंपिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आई विश कि हम इन सब चीज़ों से सीखें और अपने बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में वो करें। मैं रिसेंटली एक सुनील छेत्री सर का इंटरव्यू जी, देख रही थी और साइना नेहवाल जी का इंटरव्यू देख रही थी कि स्टैटिस्टिकली हम मिलियंस में हैं, और हमारे देश से चुनिंदा कुछ 100 लोग भी नहीं, आई थिंक, जाते पूरी गेम्स इतने अलग अलग कैटेगरीज में। तो और हम मेडल्स की एक्सपेक्टेशंस सबसे करते रखते हैं। हैं। तो एज ए कंट्री हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के स्पोर्ट्स करियर में? हुँ, क्या हम उसको सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह खिला रहे हैं कि चलो स्पोर्ट्स होना चाहिए क्योंकि एक्टिव रहना ज़रूरी है, या हम एक्चुअली उसके अंदर उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, यू टेक इट अप एज अ करियर? तो मेरे ख्याल से इंडिया में बेइंतहा टैलेंट है। अगर हम उसको अच्छी तरह तराशें, उसको यंग एज पे देखना शुरू करें कि बच्चों को जो सर का भी, सुनील सर का भी था कि जो एज होती है जहाँ पे टैलेंट को तराशा जाना चाहिए, तब तक पता ही नहीं लगता नहीं कि लगता, बच्चे किस चीज़ में अच्छे हैं। बिल्कुल। इट्स ओनली व्हेन यू कम इन योर टीन्स और 20s, जब लोगों को थोड़ी समझ में आती है, अच्छा मैं शायद ये कर सकता हूँ। Like you also got to know about this talent in college, and कॉलेज this was always there in you. आप ये या सोचो ऑलवे कि अगर वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो शायद ये स्पार्क जो था वो इग्नाइट नहीं होता। जी, तो कई बार हमारी लाइफ में जो बुरे इंसिडेंसेस होते हैं ना, उनको अगर हम पॉजिटिवली देखना शुरू करें कि वो हमें लाइफ में सिखाने के लिए क्यों मतलब एवरी बैड इंसिडेंट, इफ बट मेरा ये मानना है कुछ भी होता है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है, तो आप हालाँकि उससे सीख लें तो कुछ ना कुछ कर जाएंगे। मैं आपकी स्टोरी देख रही हूँ, गोपी सर की स्टोरी है, मदेश जी की, चरण की, मैं जितने भी लोगों को मैंने देखा है, दे हैव चैलेंज देयर एक्सटीरियर, दे हैव चैलेंज द सोसाइटी कि ठीक है तुमने जो बोलना है बोलो, पर हम जिस काम को करने के लिए बने हैं, वी हैव गॉट टू नो कि हम किस लिए बने, हम उसमें जी, बेहतर होते रहेंगे। क्या आगे फ्यूचर प्लान्स है फॉर ओलंपिक्स, नेक्स्ट ओलंपिक्स आप जी। फ्यूचर प्लान्स में अभी जो मेरे प्लान है वो 2026 का एशियन गेम्स हम्म और वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड 2028 का जो लॉस एंजलिस में पैरालंपिक होने वाला है, हम्म मेरा उसका अभी फोकस वहाँ फोकस पर। है। हम्म तो हालांकि मेरा थर्ड साल पीएचडी का भी चल रहा है, हम्म तो होप कि मैं इस साल उसको भी सबमिट करने की कोशिश करूंगा। तो अब मैनेज कैसे करते हो स्पोर्ट्स और पीएचडी, क्योंकि दोनों बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं? आपने
एक डॉक्टरेट डिग्री आप साथ में लेने की कोशिश कर रहे हो और आप ऑलरेडी इंडिया को इतना प्राउड फील करा रहे हो, कैसे मैनेज करते हो दोनों चीज़ों? मैनेज हो जाता है क्योंकि शेड्यूल बनाना पड़ता है हुँ, और और इस शेड्यूल की वजह से ही मैं सोशली दूर हूँ। ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, हुँ, काफ़ी रिलेटिव से मिलना-जुलना नहीं होता है। घर पे भी काफ़ी काफ़ी टाइम में जाता हूँ। तो सब सब मुझे बोलते हैं, हुँ, तो मैं सबकी सुनता हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो डिसिप्लिन वो कहते हैं ना कहीं जी, पहुंचने के लिए वो डिसिप्लिन कुछ ना ज़रूरी। कुछ छोड़ना पड़ता है। जी, there's a value, there's a saying in English, to get the price, that is PRZE price, you have to pay the price, that is PRICE, या कि कुछ पाने के लिए आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पड़ती कई है। बार वो कीमत अपने घर वालों से दूर रहने की होती है, अपने फेवरेट खाना ना खाने ना की खाने होती की है। होती है। आप अपनी डाइट का ध्यान रखते होंगे कि जी, भई मतलब कुछ भी नहीं खा सकते आप, बिकॉज़ वन्स यू आर अ प्लेयर, यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑन इंटरनेशनल लेवल, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, तो आपको अपने खाने-पीने पे हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी, तो यही डिसिप्लिन सक्सेस का सबसे पहला मुझे ये लगता है कि आपको डिसिप्लिन होना बिल्कुल, लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और कुछ छूटता है तभी कुछ आता है। आता है, बेशक। ये गोल्ड लाने के लिए कहीं न कहीं कुछ आपने अपने रिश्ते, अपना दोस्तों को पीछे छोड़ा, पीछे तब से आके हमें गोल्ड मिला। तो मेरा सिर्फ़ ये कहना है, जो लोग देख भी रहे हैं दर्शकों से, कि हम अपने पैरा एथलीट्स को और अपने एथलीट्स को उतना प्यार, मान-सम्मान दें। वो भी सिर्फ़ क्रिकेटर्स उतना प्यार नहीं डिज़र्व करते। हर एथलीट जो है, आपकी जो मैंने जैसे योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ यू वन द गोल्ड। तो जो भी प्लेयर कोई भी गेम खेल रहा है, चाहे वो विराट सर हैं फ़ील्ड पे, चाहे वो मुन्ना खालिद जी अपनी फ़ील्ड पे हैं, या साइना नेहवाल खेल रही हैं, हर बंदा उस टाइम पे 100% डेडिकेटेड होता है उस फ्लैग की तरफ, कि मुझे इस कंट्री के लिए, आई एम रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, वो अपने लिए, अपने से पहले देश के लिए, हम सबके लिए खेल रहे हैं, बिल्कुल, टू मेक अस ऑल प्राउड। तो हमारा भी, मुझे लगता है, बहुत हाई टाइम आ चुका है कि हम भी ये ज़िम्मेदारी लें कि इन लोगों को उतना प्यार, उतना मान-सम्मान दें जो वो डिज़र्व करते हैं, और जितने भी, जिस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं। आई थिंक मैंने वो आपका एक इंटरव्यू भी वो करा था, आई डोंट नो वेदर दैट प्रॉब्लम हैज़ सॉल्व्ड और नॉट, कि अभी भी जो प्लेयर लेवल की व्हीलचेयर्स होती हैं, यू डू नॉट हैव दैट व्हीलचेयर। So if any corporate is listening, I would request ki please sponsor players like them. They are doing so well without getting lot of facilities. Think of it कि अगर हम इनको facilities देना शुरू कर दें, तो जो ये हम करते हैं ना, अरे इतने लोग गए थे, सिर्फ इतने मेडल लाए हैं, आपका हर एक प्लेयर बहुत कैपेबल है बहुत से मेडल्स लाने का, उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट सपोर्टिंग आवर प्लेयर्स विद ओपन हार्ट। अभी ये हम बात कर रहे थे कि पैरा ओलंपिक गेम्स, सॉरी, पैरा गेम्स आप मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में सिखाते भी हैं। तो हाउ डिड दैट स्टार्टेड? क्योंकि जिस इवेंट में मैं आई थी, वो फर्स्ट इवेंट तो नहीं लग रहा था, काफ़ी नहीं, नहीं। स्टूडेंट्स थे। तो जी, मॉडर्न स्कूल कैसे सपोर्ट कर रहा है, और कैसे जो बच्चे कुछ हैं जो मे बी किसी भी इंटेलेक्चुअल या फिजिकल डिसेबिलिटी में हैं, और जिनके पेरेंट्स को लगता है कि स्पोर्ट्स कैन, दे कैन मेक अ करियर इन स्पोर्ट्स, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कब ये गेम्स की ट्रेनिंग होती है? जी। तो ये सब जानना चाहूँगी सर। मॉडर्न स्कूल में लाइक जैसे जो स्टेट जब आप गई थी वहाँ पर वो सेकंड स्टेट टूर्नामेंट था। ओके, उससे पहले पिछले साल फर्स्ट स्टेट जो टूर्नामेंट कराया था वो जेएनयू में कराया था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एक ओके। स्टेडियम था। तो अभी जैसे धीरे-धीरे उस टाइम पे कम बच्चे थे, अभी और बढ़े। हुँ, हुँ, तो हुँ। अभी क्या है कि पैरा स्पोर्ट्स का थोड़ा लोग अवेयर हो रहे हैं। अवेयर हो रहे हैं। तो मॉडर्न अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो पैरा स्पोर्ट्स को कोई लेना नहीं चाहता है। लाइक अगर क्योंकि मेरे साथ बीता है, मैं खेलना चाहता था बैडमिंटन, तो मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। हालाँकि मुझे क आज तक मैंने अभी तक भी ट्रेनिंग नहीं ली है, क्योंकि मैं उसके वो चीज़ मैंने झेली है। मैंने कई अकेडमीज़ में जाके बात की कि आप मुझे ट्रेनिंग दे दीजिए, हुँ, तो हुँ, वो कहते थे हमारे पास कोई स्पेशल कोच नहीं है। इस हुँ। तरह से वो बोलते थे। तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारे पास एक स्टेडियम होना चाहिए जहाँ पर हम सारे दिल्ली के या जो खेलना चाहते प्लेयर्स आकर के एक जगह वहाँ पर प्रैक्टिस इकट्ठे करें। हों। हुँ, हुँ, हुँ। तो मॉडर्न स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है। हुँ, हुँ। मॉडर्न स्कूल ने अपना पूरा स्कूल सैटरडे संडे और उसके अलावा भी वो जैसे जिस दिन छुट्टी होती है, हुँ, गैज़ेटेड हॉलिडे होती है, उस दिन भी वो
ओपन करते हैं पैरा हम्म स्पोर्ट्स के लिए। तो वहाँ पर स्विमिंग, बैडमिंटन और बास्केटबॉल और टेनिस, लॉन टेनिस, ऑल एथलेटिक्स, पैरा ऑल पीपल। पैरा स्पोर्ट्स वहाँ पर सिखाया हम्म जाता है। अलग-अलग कोच हैं वहाँ पर, हम्म कोच उन्होंने दिलाए हुए हैं। तो जितना भी वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। प्रिंसिपल इतने अच्छे हैं, वो आकर के बच्चों से मिलते हैं, जो पैरा के बच्चे हैं उनसे हम्म मिलते हैं। नरेश सचदेवा सर हैं, हम्म वो इंटरनेशनल स्विमर हैं। ओके। और स्विमिंग एक ऐसी चीज़ है कि हम्म अगर हम कोई स्पोर्ट्स ना भी खेलें और स्विमिंग करते हैं, हम्म तो बहुत स्ट्रेंथ बनती है हमारे अंदर। हम्म और स्विमिंग से जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि जैसे डिसेबिलिटी होती है और वो चल नहीं पाते हैं या कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाते, अगर वो स्विमिंग करेंगे तो हो सकता है कि वो धीरे-धीरे उनकी मसल डेवलप होनी डेवलप शुरू। होनी शुरू हो जाए और वो धीरे-धीरे मतलब उनका इम्प्रूव हो, वो हम्म चलने लगें। तो बहुत अच्छी थेरेपी है हम्म स्विमिंग की। और हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट जग जाए किसी स्पोर्ट्स में। तो हर सैटरडे संडे 9 से तो इज 10। इट चार्जेबल बेसिस या नहीं, कैसे नहीं, है? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा सोशल वर्क ही मैं कहूँगी, जो मॉडर्न स्कूल जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और आपके जैसे लोग और कोचेस, आई थिंक जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, यू गाइस विल बी बिकमिंग द फर्स्ट जनरेशन कोचेस आफ्टर सर टीका सर। तो आप लोग अब कोचिंग उसमें आगे आगे जैसे हैं, तो पीपल विल बी लुकिंग अप टू यू। हाँ, जैसे तरुण शर्मा जी का मैंने किया था, इज अ पैरा कराटे प्लेयर। ओके। तो उनका भी यही था कि देयर इज नो कोचिंग इन इंडिया हुँ, हुँ, फॉर हुँ। दीज थिंग्स। तो मोस्टली जितने भी पैरा स्पोर्ट्स के लोगों से मैं मिली हूँ, दे सो पैशनेट, मोस्ट ऑफ देम हैव लर्नड थ्रू इंटरनेट। थिंक ऑफ इट कि कितने लोगों ने इंटरनेट से देख के टेक्निक सीखी है, वॉचिंग इंटरनेशनल प्लेयर्स, क्योंकि वहाँ पर ये गेम्स बहुत है। बट अब धीरे धीरे यहाँ पर ट्रेंड बढ़ रहा है। बट अगेन योर सपोर्ट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, तो आप ऐसे सपोर्ट करिए और गेम्स देखने ज़रूर आइए। और ये बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बहुत इन्वेस्टमेंट है इन चीज़ों में। तो लेकिन आप वहाँ से तो शुरुआत करिए ट्रेनिंग की, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिल रही है। तो अगर आप दिल्ली में हैं और या आ आके सकते हैं वहाँ आ पर। सकते हैं, आसपास रहते हैं नोएडा गुड़गांव, तो सैटरडे संडे लेके आइए अपने बच्चों को मॉडर्न स्कूल। एंड वहाँ पर पैरा गेम्स होती हैं। आई बी पुटिंग इन अ शॉर्ट क्लिपिंग ऑफ द टाइम व्हेन आई वेंट देयर, वहाँ पे किस तरीके की गेम्स होती हैं, कैसे बच्चे खेलते हैं। और बहुत मोटिवेटिंग है वो सब देखना। और अपने आप आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर धीरे धीरे जागरूकता होगी, अगर वो देखेंगे कि अच्छा मेरे जैसे ही लोग हैं। अच्छा किसी का, आई हैव सीन पीपल एम्प्यूट पीपल, somebody is missing a arm, somebody is missing a leg, or somebody sitting on a wheelchair, or they're daft players. बट जब वो खेलने आते हैं, अगेन मैं वो कहूँगी, वो उसी माइंडसेट से आते हैं दैट आई एम मोर देन माई एक्सटीरियर। मैं जो बाहर से दिख रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरे अंदर है। जो मैं गेम खेल रहा हूँ या ये जो गेम मतलब दे मेक दैट स्पोर्ट, दे हैव मेड दैट स्पोर्ट देयर आइडेंटिटी, दैट स्पोर्ट्स टॉक फॉर देम। तो ऐसे ही हम सब के अंदर स्ट्रेंथ है। आई होप वी कीप लुकिंग आउट फॉर दैट स्ट्रेंथ इनसाइड अस। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे क्रिकेट के अलावा जो भी गेम्स होते हैं, चाहे वो पैरालंपिक के हों या बाकी और क्रिकेट के अलावा गेम्स हों, तो आप वहाँ पर उनको देखने ज़रूर जाइएगा। क्योंकि क्रिकेट के अलावा भी गेम्स हैं जो कि हम लोग भी इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लाइक अभी जैसे खेलो इंडिया हुआ था दिसंबर 2023 में, तो दिल्ली में ही हुआ था इंदिरा गांधी स्टेडियम में। मैं देख रहा था कि पब्लिसिटी भी की गई थी कि ऐसे वहाँ पर 7 दिन का जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स चल रहा है। तो मैं देख रहा था कि वहाँ पर ऑडियंस नहीं जा रही थी। हम लोगों को जो जानने वाले थे वही लोग सिर्फ पहुँच रहे थे कि जो जिसके आपके जो हमारे जानने जैसे वाले। हमारे घर के लोग जी, हैं, जो जी। मेन अपने 10-15 जी, लोगों का ग्रुप हुआ, किसी दिन कोई आया, किसी दिन कोई आया, जो बिल्कुल। आपको हमारे जो कोर सर्कल होता है। लेकिन कोर सर्कल के बाहर उन्हें बहुत ज़रूरत है कि हम एज इंडियंस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है दैट वी सपोर्ट देम। हम सिर्फ एक गेम के लिए टिकट्स ना खरीदें। बहुत से इवेंट्स होते हैं, बहुत से शोज़ होते हैं। अगर आपका हम बहुत सारी चीज़ों पे पैसे खर्च करते हैं। तो अगर आप जाते हैं गेम्स देखने के लिए और प्रोत्साहित करते हैं अपने ओलंपियंस को, अपने एथलीट्स को, तो
उनके अंदर एक और जज़्बा पैदा होता है और 100% देने का, कि अभी तो मुझे कोई देख नहीं रहा था, अब मुझे लोग देख देख रहे रहे हैं। हैं। जिनके लिए मैं खेल रहा था, अब उन्होंने मुझे पहचानना शुरू करा है, वो मेरे को देखने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके तरफ, हमारी तरफ और बढ़ती है। इसीलिए ज़रूरी है हर एक गेम को इक्वल मान-सम्मान और देना। और ये इसकी जो पैरा गेम्स होते हैं उनके टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और देखिए, ऐसा मतलब नहीं आपको है। पैसे भी नहीं खर्च करने। और जैसे आप अगर अपने बच्चों को लेकर के जाएँगे तो उनको बहुत सीखने को मिलेगा कि अपार्ट फ्रॉम डिसेबिलिटी वो कितना कुछ कर रहे हैं, कितना कोर्ट पर दौड़ रहे हैं या कितना कितना अच्छा वो लोग स्पोर्ट्स में कर रहे हैं। तो हो सकता है वो इंस्पायर हों और आपके बच्चे जो कि मतलब सही तरीके से आपने स्पोर्ट्स में डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ तो उनका इंटरेस्ट जग जाए हुँ। और वो वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर के एक अच्छे एथलीट बने और इंडिया के लिए मेडल लाएँ। बिल्कुल। मुझे याद है हम फर्स्ट टाइम मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन बाराखंबा रोड पे जब मैं आई थी, जब मैंने जी, गोपी सर का इंटरव्यू किया था, तो वो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था थ्रू पैरा गेम्स। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ओके, कि पैरा गेम्स होती हैं, लोग व्हीलचेयर पे इतनी ब्यूटीफुली बैडमिंटन खेल रहे हैं, पूरा मतलब इवेंट हो रहा है। तो और उस समय मेरा बेटा जो 11 साल का है, अभी 12 साल का हुआ है, तो वो मेरे साथ था उस समय, एंड ही इट वाज़ हिज़ फर्स्ट टाइम वी वर डूइंग इट आउट, द फर्स्ट पॉडकास्ट दैट आई डिड इन आउटडोर। तो उसने मुझे पूरा सपोर्ट किया था। और बहुत एक्चुअल जो बात आपने बोली, बच्चों के ऊपर बहुत असर असर पड़ता पड़ता है इन चीज़ों से। आप किस तरीके के माहौल उनको दे रहे हैं, किस तरीके के लोगों से उनको मिलवा रहे हैं, किस तरीके का आप लेके जाइए उनको इवेंट्स पे, चाहे वो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं। अगर आपको लगता है आपका बच्चा म्यूज़िक में अच्छा है, म्यूज़िक के इवेंट्स हैं, आप उनको लेके जाइए, दुनिया दिखाइए कि लोग क्या करते हैं। और स्पोर्ट्स में इसलिए कहती हूँ क्योंकि जितना भी मैंने अभी तक पॉडकास्ट किया, आई थिंक 4 या 5 स्पोर्ट्स के लोगों से मैं मिली हूँ। जो डेडिकेशन और जो एक जीवन जीने का तरीका है, मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे उसको कोई भी काम दिया जाए ना, वो एक 100% डेडिकेशन से, बिकॉज़ दे हैव गॉट दैट डेडिकेशन फॉर दिस स्पोर्ट, तो उनको लगता है बिल्कुल, कि हर काम उतनी ही प्रिसिशन और डेडिकेशन से करना करना चाहिए। चाहिए। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप भी किसी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ कभी बैठिए, आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएँगे। उनसे सिर्फ बात करने से आपके बच्चों की सोच में बहुत परिवर्तन आएगा। लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत बदलेगा। जब मेरे बेटे ने ये देखा कि अच्छा इतनी, लाइक दे आर सिटिंग ऑन व्हीलचेयर एंड दे डूइंग सो मेनी थिंग्स, तो वो बहुत इंस्पायर करता है बच्चों को कुछ करने के लिए। So, on that note, क्या कहते हैं, we'll be saying bye to our poetic shuttler. That's going to be the name of this episode in Talks with the Poetic Shuttler, Mona Khalid. थैंक यू मैम। और आप ऐसे ही शायरी करते रहिए, औरतों को भी प्रोत्साहित करते रहिए। बहुत अच्छा लगा, और इंडिया के लिए गोल्ड जीतते रहिए। आपके आगे आने वाली गेम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।